गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो येस्टरडे वी कंप्लीटेड टिल हियर. ये आपके कॉपी का लास्ट पॉइंट होगा आई होप. इसके बाद आज अब हमने फर्स्ट ए पार्ट अपने क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया, वेयर वी वर सपोज टू कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम. ठीक है, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर. अब इसके बाद आज हम अपने सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे, लेकिन सेकेंड बी पार्ट को सॉल्व करने से पहले जो आपने कल नेटवर्क डायग्राम बनाया था, सबसे पहले आप उसे खोल लीजिए. ये था आपका नेटवर्क डायग्राम. ठीक है, सो इसमें अब मुझे क्या मैं आपको बता रही हूँ, नेटवर्क डायग्राम में अब हमें क्या करना है. आपको क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है फैम क्लियर. तो ये क्वेश्चन था, इसमें आपको ड्यूरेशन मंथ्स की गिवन थी. ठीक है, अब ये ड्यूरेशंस हम पहले तो प्लॉट कर लेंगे. बहुत ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले ए एक्टिविटी की कितना टाइम लगेगा, उसे 2 मंथ्स. ठीक है, एक्टिविटी ए को फिनिश करने में हाउ मच टाइम इट वुड बी टेकिंग, 2 मंथ्स. तो ये हम लिखते कैसे हैं, जहाँ ए लिखा है आपने उसके ब्रैकेट में 2 लिख लीजिए. ठीक है, इफ यू वांट टू राइट विद पेंसिल राइट विद पेंसिल, इफ यू वांट टू राइट विद पेन ऑल्सो यू, इट इज अप टू यू. ठीक है, सो दिस इज 2. अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम. बी एक्टिविटी कंप्लीट करने में इट इज टेकिंग 5 मंथ्स. तो अब देखिए ये आपकी बी एक्टिविटी है, तो बी के बगल में वील राइट 5 इन ब्रैकेट. ये ब्रैकेट में ही हमेशा लिखा जाएगा. फिर लेट्स कम सी एक्टिविटी में इट इज टेकिंग 4 मंथ्स. ठीक है, ये मेरी सी एक्टिविटी है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर 4 इन ब्रैकेट. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए. इसके बाद डी एक्टिविटी है, दिस इज डी एक्टिविटी. हमें इन एक्टिविटी से मतलब है, अब हमें इसका कोई भी रोल इमीडिएट प्रेडेसेसर का नहीं है. ठीक है, डी एक्टिविटी कितने मंथ्स ले रही है, 5 मंथ्स. सो ये हमारी डी एक्टिविटी है. सो लेट्स राइट 5 हियर. ठीक है, ठीक है 5 हो गया. अब इसके बाद ई एक्टिविटी, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, 7 मंथ्स. तो हम ई के आगे 7 लिख लेंगे. फिर एफ एक्टिविटी, हाउ मच टाइम एफ एक्टिविटी इज टेकिंग, इट इज टेकिंग 3 मंथ्स. ठीक है, जी एक्टिविटी, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, इट इज ऑल्सो टेकिंग 3 मंथ्स. 3 हो गया. ठीक है, इसके बाद एच एक्टिविटी इज टेकिंग 6 मंथ्स. So we'll write 6 in bracket. I activity is taking 2 months. J activity is taking 5 months. K activity is taking 4 months. L activity is taking 3 months. ठीक है, L activity is taking 3 months. M activity is taking 12 months. 12. And last is your N activity which is taking 8 months. Just want to write it. ठीक है, ये अब आपका एक you can say diagram is completed. As you can see here, ये आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा इसमें मैंने ड्यूरेशंस ब्रैकेट में लिख दिए हैं. ठीक है, इसके बाद नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, ये तो आपने पहले ही डायग्राम में किया. ठीक है, ये आपने पहले डायग्राम में कर लिया जो आपने इनिशियली बनाया था. अब आपको क्या करना है, अब हम अपना ए पार्ट खत्म हो चुका है अब हमारा, अब हम अपना बी पार्ट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले बी पार्ट में आप लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, यू आर सपोज टू डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम. ठीक है, क्रिटिकल पाथ बेसिक हम थ्योरी में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्रिटिकल पाथ क्या होता है, और ये क्रिटिकल पाथ आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम होगा. ठीक है, अब हम ये देखेंगे बी पार्ट आज मैं पढ़ाऊंगी आपको. तो सिंपली सबसे पहले आप ये लिख लीजिए क्वेश्चन, डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम. अब उसके नीचे एक हेडिंग डालिए, व्हाट इज क्रिटिकल पाथ. सिर्फ इतना लिखिए, व्हाट इज क्रिटिकल पाथ. अब ये अब आपको मैं बता रही हूँ क्रिटिकल पाथ क्या होता है. ठीक है, अब ये देखिए व्हाट इज क्रिटिकल पाथ में जस्ट स्टार्ट राइटिंग, ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन है. द क्रिटिकल पाथ ऑफ प्रोजेक्ट नेटवर्क इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क. क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जो सबसे लंबा पाथ है, लॉन्गेस्ट पाथ है. दिस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय सिंपली लिस्टिंग आउट all the possible paths from the start node.
ऑफ द प्रोजेक्ट टू द एंड नोड ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये पाथ आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप सिंपली लिस्ट करोगे ऑल द पॉसिबल पाथ्स। अब ये पाथ्स कैसे पॉसिबल, कौन से पाथ्स हैं ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे करना है, फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर के एंड ऑफ द प्रोजेक्ट तक। एंड देन यू आर सपोज टू सेलेक्ट द पाथ विथ द मैक्सिमम सम ऑफ एक्टिविटी टाइम्स ऑन दैट पाथ। ठीक है, फिर आप उसमें से वो पाथ सेलेक्ट करोगे जिसमें सम ऑफ एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज उनका सम मैक्सिमम आ रहा हो ऑन दैट पाथ। अब ये आपको थ्योरी तभी ज़्यादा समझ में आएगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट यू आर सपोज टू राइट इट बिफोर। नाउ प्रैक्टिकली अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। नाउ प्रैक्टिकली वी विल राइट ऑल पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम 1 to 9, 1 से लेके 9 तक कितने हमारे पास पॉसिबल पाथ्स हैं वो हम लिख लेते हैं, ब्रीफ में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये स्टेटमेंट लिखने से पहले आपको एक काम ये करना है, ये लाइन लिखने से पहले, ठीक है, जहाँ पे आपने ये थ्योरी एंड की है, यहाँ पे आपने ये थ्योरी यहाँ पाथ तक लिख लीजिए। इसके बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर गोइंग टू मेक द डायग्राम अगेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इनिशियल फर्स्ट डायग्राम था। ठीक है, इसको अब आप नीटली बनाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने भी बनाया है यहाँ पे, आई कैन शो यू, ये देख सकते हैं आप, इसे मैंने स्केल से अच्छा सा ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इसमें अभी मैं आपको दिखा रही हूँ नंबर्स भी लिख करके। ठीक है, यू कैन सी नाउ आई हैव रिटन द, इसमें ड्यूरेशन, ये जो बॉक्स में है ये आपके मंथ्स या ड्यूरेशन से, लाइक ए एक्टिविटी को खत्म करने में 2 मंथ्स है, बी को 5, सी को 4। अब मैंने इसे पेन से कर लिया, आप ये देख सकते होंगे। तो अब आप भी चाहें तो आप इसे पेन से नीटली बना सकते हो। और हाईलाइट करने के लिए आप ये पूरा स्ट्रक्चर ब्लू पेन से बनाइए, एरोज ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, और ये यू कैन से द एक्टिविटी का जो भी अल्फ़ाबेट है, लाइक ABCDE, इसे आप कलर पेन से लिख सकते हैं, एंड ब्रैकेट में आप ब्लैक पेन से इसका ड्यूरेशन या टाइम लिख सकते हैं। तो आप एक अच्छा से इस टाइप का डायग्राम पहले तो बना लीजिए। ठीक है, इसको बनाने के बाद अब क्या करना है, दैट आई विल शो यू इन नेक्स्ट, नहीं ये भी मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। अब इसमें हमें what we will do this I will show you in next video. ठीक है, in previous video you would have made this nicely. ठीक है, अब मैं एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। जब भी नेटवर्क आप कंस्ट्रक्ट करोगे, हमेशा ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स एंड ड्यूरेशन, द अल्फ़ाबेट्स रिप्रेजेंट एक्टिविटी। ठीक है, और ये ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं ये ड्यूरेशन, जो क्वेश्चन में टाइम कितना लग रहा है, ये हमेशा आप लाइन के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, नीचे कभी मत लाइन के लिखना। देख लो मैंने हर चीज़ लाइन के ऊपर लिखी है। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है इसका। ठीक है, अब इसके बाद लेट्स स्टार्ट। अब इसके बाद मैंने आपको ये क्रिटिकल पाथ क्या होता है ये आपने लिख लिया। अब हम यहाँ पे नाउ वी विल राइट ऑल पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम 1 to 9। अब ये हेडिंग डालो। अब हमें ये देखना है कि कौन से पॉसिबल पाथ है फ्रॉम 1 to 9। इस पाथ का क्या मतलब है कि आपने स्टार्ट किया 1 से और किस पाथ को फॉलो करते करते आप यहाँ एंड 9 तक पहुँचे। अब देखिए इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मैं पहले से या तो बहुत से पॉसिबल पाथ्स बनेंगे। फर्स्ट लिख लो, रोमन फर्स्ट नंबर डाल लो। देखो 1 से लेके 2, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 8 एंड 8 to 9 जो सर्कल्स में है। ठीक है, मतलब 1 से मैंने स्टार्ट किया, 1 से 2 पे गए, 2 से 5, 5 to 8, 8 से 9। सो दिस इज माई फर्स्ट पाथ। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, सी 1 से 2, 2 से 5, 5 से 8, 5 से 9, एरोज बना दिए। अब देखते हैं सेकेंड पॉसिबल पाथ क्या हो सकता है हमारे लिए। 1 से 3, 3 से 6 एंड 6 से 9। ठीक है, देख लीजिए। एक सेकेंड, इसमें 1 से 3, 3 से 6, 6 से 9, ये नंबर्स आपके अलग हो भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। चलो लेट्स सी। अब इसके बाद देखिए, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1 से 2, 2 से 6 पे एरो एंड 6 से 9। ठीक है, ये भी एक पाथ है। ये देख लो 1 से 2, 2 से 6, 6 से 9। फिर देखते हैं 1 से 2, ठीक है, 2 से 6, 6 से 8 एंड 8 से 9, ये भी पाथ बन रहा है। 1 से लेके 2,
2 से 6, 6 से 8 एंड 8 से 9। 1 से 2, 2 से 6, 6 से 8 एंड 8 से 9। और भी देख लेते हैं पाथ्स, और क्या क्या बन रहा है। एक ये भी बन सकता है 1 to 4, 4 to 7, 7 to 9। ठीक है, ये मैंने बताया आपको 1 से 4, 4 से 7, 7 to 9, यू कैन सी हियर। अब ये देख लीजिए 1 से 4, 4 से 7, 7 से 9, ये आपके ऑर्डर से अलग भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें नहीं है कि जो मैंने लिखा वही लिखो। 1 to, देखो नेक्स्ट पार्ट देख लो, 1 से 4, 4 से 6, 4 से 6, 6 से 9, 1 से 4, 4 से 6, 6 से 9। ठीक है, ये कुछ एक पाथ्स मैंने आपको 6 आई थिंक 6 पाथ्स मैंने आपको बता दिए। अब आपको ये ऐसे ही पॉसिबल पाथ में से आपको ये पता करना है कि कौन सा पाथ सबसे लंबा है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड विच पाथ इज ऑफ मैक्सिमम ड्यूरेशन, जिसमें सबसे ज्यादा आपको टाइम लग रहा है। ठीक है, तो जिस पाथ में सबसे ज्यादा टाइम लगता है उसको हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, ये भाई ड्यूरेशन तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए, वी हैव टू फॉलो 2 phases टू फाइंड क्रिटिकल पाथ। ठीक है, 2 phases में आपका फर्स्ट है डिटरमाइन अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, EST कैपिटल से, ब्रैकेट में हम इसी कैपिटल ES भी कहते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ ऑल द नोड्स। हर नोड के लिए, नोड्स आपकी क्या होती हैं, ये जो सर्कल में 1 है, 2, 3, 4, 6, 5, 7, ठीक है, 8, 9, ये नोड्स को हमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैलकुलेट करना है ऑफ ऑल द नोड्स। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्लीस्ट टाइम को हम फॉरवर्ड पास भी कहते हैं। सेकेंड है आपका डिटरमाइन लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, LCT, इसको ब्रैकेट में LC लिखते, T नहीं लिखते, ऑफ वेरियस नोड्स, अगेन ऑफ ऑल द नोड्स फ्रॉम 1 to 9। दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड पास। अब आपने डायग्राम तो ऑलरेडी मैंने आपसे बनवा लिया है। ठीक है, आपके पास ये डायग्राम है, अब दोबारा नहीं बनाना है। ठीक है, ये आप पहले बना चुके हो, 2 बार बस डायग्राम आपको बनाना था। एक बार आपने रफ कंस्ट्रक्ट में बनाया, दोबारा बना लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, नाउ विथ पेंसिल ऑन ईच नोड मेक दिस, ये छोटा छोटा क्या बनाना है पेंसिल से, इस टाइप का एक बॉक्स। ठीक है, अब ये बॉक्स थोड़ा सा आप चाहें तो आप नैरो भी कर सकते हो। नैरो मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको इसमें डिजिट्स लिखनी है, 2 हाफ में डिवाइडेड है। अपर, इसको हम अपर पोर्शन को कहते हैं अपर स्क्वायर, इधर नीचे वाले को कहेंगे लोअर स्क्वायर। अपर स्क्वायर लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम होता है, ठीक है, दैट इज बैकवर्ड पास। लोअर स्क्वायर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें बता रही हूँ, नाउ वी विल मेक दिस बॉक्सेस ऑन नोड्स। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे ही बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, ये हमारा पिक्चर है। नाउ यू कैन सी आई हैव मेड दिस। देखिए 1 के जहां आपको स्पेस मिले, ठीक है, 1 के मैंने इधर स्पेस थी तो मैंने इधर बना दिया, 2 सेगमेंट्स हैं, 2 के ऊपर हर नोड के ऊपर बनाना है। ठीक है, 3 के ऊपर बहुत डिसेंट और नीटली बनाइएगा। आई हैव ड्रॉन दिस विद ब्लैक पेन। 4 के ऊपर, ठीक है, देन 5 के ऊपर, 6 के ऊपर, 7 के ऊपर, 8 के ऊपर एंड 9 के इधर बगल में। तो हर नोड के ऊपर मैंने ये बना लिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अब इसके बाद जस्ट लीव दिस, ये आप पेज छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। देखिए डिटर्मिनेशन, अब फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ये आपने लिखा है यहाँ पे, डिटरमाइन अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ये फर्स्ट पार्ट में अब आपको सॉल्व करके बताऊंगी। लेट्स सी, डिटर्मिनेशन ऑफ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, फर्स्ट पार्ट ब्रैकेट में लिख लो ES स्मॉल j, ES कैपिटल से स्मॉल j, इसको हम फॉरवर्ड पास भी कहते हैं। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है, जस्ट पुट इट इन बॉक्स, ESJ इज इक्वल्स टू मैक्स, MAX, इधर नीचे I स्मॉल i, फिर ब्रैकेट में ES स्मॉल i प्लस D स्मॉल IJ, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब वेयर J जो है आपका, इट स्टैंड्स फॉर एंडिंग एक्टिविटी, I स्टैंड्स फॉर स्टार्टिंग एक्टिविटी, ESJ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ J एक्टिविटी। ठीक है, एंड मैक्स I, इसका मतलब होता है मैक्सिमम ऑफ I, मैक्सिमम ऑफ I स्टार्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ESI अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ I एक्टिविटी एंड DIJ इज ड्यूरेशन।
ठीक है, अब ये क्या होते हैं, कैसे सॉल्व होंगे, ये आपको क्लियरली समझ में आएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे 1 by 1. तो दिस आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला लिख लिया होगा. ठीक है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ. ये सपोज टू राइट इंपॉर्टेंट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ नोड 1. ये फॉरवर्ड पास है. फॉरवर्ड पास मतलब आगे से चलना है, तो हम नोड 1 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ नोड 1 इज ऑलवेज 0. ठीक है, ये हमेशा नीचे वाला जो सेगमेंट होता है ये आपका क्या था, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए था. ये देखिए मैंने लिखा दिया आपको. तो अब जो हम जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे वो हर नोड के नीचे के सेगमेंट के लिए करेंगे. ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम नोड 1 के लिए होगा वो हमेशा 0 रहता है. तो ऐसे बॉक्स बना के यहाँ पे आप 0 लिख लीजिए. अब मैं आपको इसमें भी दिखा दे रही हूँ कैसे लिखना है. ये आपके पास ऑलरेडी बना हुआ होगा. ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है. यहाँ पे देखिए इसमें ब्लू पेन से लिखते हैं. ये आपका नोड 1 है, इसमें नीचे वाला पार्ट हमेशा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के लिए, तो जस्ट राइट 0. ठीक है, ये देखो. ठीक है, 0 लिख लिया हमने. अब हम किसके लिए कंप्यूट करेंगे, नोड 2 के लिए. फॉरवर्ड आगे से चलता है ये. ठीक है, पहले 1 हो गया, अब 2 की बारी है, फिर 3 नोड, फिर 4 नोड. तो 2 का कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे करना है. नोड 1 का 0 हो गया. नोड 2 के लिए देखिए मैंने बना भी दिया. नोड 2 के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ आई एक्टिविटी, दैट इज स्टार्टिंग एक्टिविटी, एंड जे है हमारा एंडिंग एक्टिविटी. ये आप देख सकते हो. ठीक है, अब देखिए DIJ. ठीक है, DIJ स्टैंड्स फॉर ड्यूरेशन. तो ESI आई अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले नोड 2 के लिए ये देखो, फॉर नोड 2 आई मीन्स, ये आई का क्या मतलब है, आई मीन्स ये 1 नहीं है, आई है. आई मीन्स फॉर नोड 2, नोड 1 का स्टार्टिंग, नोड 1 इज स्टार्टिंग नोड एंड इट्स ESI इज 0. ठीक है, जब हम ESI नोड 2 की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा आपका, जो भी नोड 1 का, नोड 1 हमारी स्टार्टिंग नोड है. ठीक है, उसका ESI लिखना है यहाँ पे. तो ये देखो प्रीवियस वाले का, तो प्रीवियस वाला नोड 1 का ESI क्या था, 0. ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये मैंने 0 लिख दिया. प्लस DIJ स्टैंड्स फॉर ड्यूरेशन. ये आप देख लीजिए 1 से लेके 2 तक जाने में कितना ड्यूरेशन है, 2. 0 + 2 लिख लिया, 0 + 2 इज 2. तो अब ये सेकेंड वाले नोड 2 में आप लिखोगे कैसे, नीचे आया 2. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया. अब हम 3 के लिए कंप्यूट करेंगे. नोड 3. अब नोड 3 के लिए आप ये देखिए, नोड 3 में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ESI + DIJ. पहले फॉर्मूला लिख लो. ठीक है, आप देखो फॉर नोड 3 आपके पास नोड 3 के लिए स्टार्टिंग नोड क्या है, प्रीवियस नोड क्या है नोड 3 के लिए, नोड 1 ही है. ये देखो यहाँ पे नोड 3 के लिए भी स्टार्टिंग नोड क्या है, नोड 1. तो नोड 1 का ही हम ESI, दैट इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ले लेंगे, दैट इज 0. 0 प्लस ड्यूरेशन कितनी है, 5. सो 0 + 5 यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 5. ठीक है, अब देख लो ये मैंने जैसे किया. ESI देखो फॉर नोड 3 ऑल्सो नोड 1 इज स्टार्टिंग नोड, सो इट्स, यानी कि नोड 1 का ESI 0 ही रहेगा. प्लस DIJ ड्यूरेशन इज 5. तो ये 5 है, इसको मैंने ऐसे बना भी दिया. और यहाँ पे देखो. ठीक है, अब हम आते हैं नोड 4 की तरफ. अब नोड 4 में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ध्यान से समझिएगा. नोड 4 का स्टार्टिंग नोड नोड 1 भी है, नोड 1 से देखो 4 आ रही है, और नोड 4 के लिए स्टार्टिंग नोड 3 भी है. देखो 3 से भी एरो बन के आ रहा है. तो अब जब ऐसे इस टाइप की सिचुएशन होगी, जब आपके पास 2 ऐसे एरोज हैं, दैट मीन्स नोड 4 हैज 2 स्टार्टिंग नोड्स, नोड 1 ऑल्सो एंड नोड 3 ऑल्सो, यू कैन सी. सो अब इस केस में आपको क्या करना है, ये पहले तो थ्योरी लिख लो इसकी. नोड 4 फॉर्मूला लिख लिया मैंने. फॉर नोड 4 देयर आर 2 स्टार्टिंग नोड्स, दैट इज नोड 1 एंड नोड 3. वी विल कैलकुलेट टेकिंग बोथ. ठीक है, दोनों नोड्स हम इंडिपेंडेंटली, पहले नोड 1 को लेके कैलकुलेट करेंगे, फिर नोड 3 को लेके कैलकुलेट करेंगे. बोथ एंड चूज द वन विच विल गिव मैक्सिमम वैल्यू. तो ये देखो पहले मैंने नोड 1 को लेके, यहाँ चाहो तो आप ये लिख, पर यहाँ नहीं लिखो तो अच्छा ही है, ESI + DIJ. देखो मैंने छोटा छोटा नोड 1 लिख लिया.
ठीक है। फिर यहाँ ESI प्लस DIJ ये नोड 3 का है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ नोड 1 का तो 0 ही था, प्लस आप देख लो यहाँ पे 0 प्लस 4, ठीक है। तो टोटल कितना आया इसका 4। और अब नोड इसमें से देख लेते हैं, अगर 3 से ले रहे हैं तो नोड 3 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं, डेट इज 5 प्लस ड्यूरेशन इज 5 प्लस 5 इज 10। ये देखिए 5 प्लस 5 इज 10। अब हम चूज करते हैं मैक्सिमम वैल्यू, 4 और 10 में से मैक्सिमम कौन सा 10। तो अब हम नोड 4 के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा 10, ठीक है। सो दिस इज माई नोड 4, इसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम इज, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। कोई प्रॉब्लम हो रही है कॉल में, आई एक्सप्लेन यू, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद हम 4 के बाद कहाँ चलेंगे, आप ऑर्डर वाइज पहले तो चलिएगा क्योंकि फॉरवर्ड पास है ये। तो 1 हो गया, 2 3 4, अब 5 पे आते हैं, 5, ये 5 है, ठीक है। 5 के लिए देख लेते हैं, नोट 5 के लिए, नोट 5 में ESI प्लस DIJ। नोट 5 को देखो आप एक ही जगह से नोट 5 आ रही है, दैट इज उसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, या प्रीवियस नोट क्या है 2, ठीक है। तो 2 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम दैट इज 2 प्लस ड्यूरेशन 7 7 8 9 हो जाएगा इसका। ये देखिए नोट 5 के लिए ESI प्लस DIJ, इसके लिए नोट 2 ही है, इमीडिएट पिछला नोट 2 से ही आ रही है 5, और कहीं से नहीं आ रहा है, देख लो। तो अब आप ये इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम नोट 2 का कितना था, ESI कितना था 2, ठीक है, जो हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके, प्लस ड्यूरेशन देखिए गिवन है आपको 7 प्लस 2 इज 9, 7 बॉक्स में भी बना दिया। अब इसके बाद आते हैं नोट 6 की तरफ। अब नोट 6 में देखिए, अब नोट 6 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, नोट 6 में आपके पास कितने, कहा नोट 6 का स्टार्टिंग नोट्स देखो कितने एरो बन रहे हैं इसके, 2 से भी आ रही है, 3 से भी आ रहा है और 4 से भी आ रहा है। तो अब हम तीनों का कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2 3 एंड 4। देखो नोट 6 ESI प्लस DIJ फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर नोट 6 देयर आर 3 स्टार्टिंग नोड्स, दैट इज नोट 2, नोट 3 एंड नोट 4, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, मैं फिर से दिखा दे रही हूँ, 2 से भी देखो 6 आ रहा है, 3 से भी 6 आ रहा है एंड 4 से भी 6 आ रहा है। तो सबसे पहले ESI प्लस DIJ, दैट इज ये ESI मैं नोड 2 का ले रही हूँ। नोड 2 का ESI क्या था, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 2, ठीक है। 2 6 तक जाने में F है, तो 2 प्लस ये ड्यूरेशन 3 प्लस 2 इज 5। अभी यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 3 इज 5। फिर ESI प्लस DIJ, अब मैं नोट 3 का ले रही हूँ, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ नोट 3, तो ये 5 प्लस 3, तो 5 6 7 8, 5 प्लस 3 8। फिर ESI प्लस DIJ, दिस ESI इज ऑफ नोट 4, ठीक है। नोट 4 का कितना है 10 प्लस 2, सॉरी 10 प्लस 6, ये देखो ये इधर 6 की तरफ जो जा रहा हो, सो 10 प्लस 6, तो दैट इज 16, 10 प्लस 6 16। अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली 16। तो अब हम क्या करेंगे, नोट 6 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम वुड बी 16। आई होप यू गॉट दिस। एक बार नहीं तो फिर से वीडियो को बैक करके आप इसे ध्यान से देखिएगा। इसके 3 पॉइंट्स हैं जहां से ये स्टार्ट हो रहा है। प्रीवियस देखो 2 से भी आ रहा है 6, 3 से भी आ रहा है, 4 से भी आ रहा है। अब आपको देखना है इन तीनों में से 2 3 4 में से किसका टाइम सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आप उसे कैलकुलेट करोगे, 2 अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ 2 सेकेंड नोट प्लस 3 ड्यूरेशन, तो यू विल गेट 5। देन अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ नोट 3 इज 5 प्लस ड्यूरेशन, 5 प्लस 3 दैट इज 3, दैट इज 8, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट वाला फोर्थ नोट का अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम इज 10 प्लस ड्यूरेशन 6, तो 16 बड़ा है तो हमने 16 लिख दिया 6 के ऊपर, ठीक है। अब इन नेक्स्ट वीडियो आई वुड बी शोइंग फॉर, और 6 तक हो गया, 7 8 एंड सो ऑन। हमने यहाँ पे 6 तक कर लिया था, 16 आ रहा था, ठीक है, एज यू कैन सी। तो अब इसके बाद हम नोट 7 पे चलते हैं, ठीक है। 6 के बाद 7 देख लेते हैं। नोट 7 देख लीजिए, अब ESI प्लस DIJ। अब 7 के लिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 7 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 4। इसके लिए स्टार्टिंग एक्टिविटीज 4 से आ रहा है, एंड 7 पे हो रहा है, तो 7 4 ही पे इसका स्टार्ट है, तो इसका 4 नोट का अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम इज 10 प्लस 2 दैट इज 12। यहाँ पे मैंने लिख लिया है 12, ठीक है। यू कैन सी ऑल्सो 10 प्लस 2 दैट इज 12। अब नोड 8 पे चलते हैं। नोड 8 के लिए देखिए आप 2 हैं,
5 भी स्टार्टिंग है, 5 से भी आ रहा है नोड 8 और 6 से भी आ रहा है। तो पहले हम 5 का देख लेते हैं। 5 का अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम इज 9 प्लस ड्यूरेशन 5 दैट इज 14। एंड 6 का देख लेते हैं, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम इज 16 प्लस ड्यूरेशन 4 दैट इज 20। तो दोनों में से ज्यादा कौन सा? 20, सो वी विल राइट 20। आप ये देख सकते हो यहाँ पे। फॉर नोड 8 देयर आर 2 स्टार्टिंग नोड्स दैट इज नोड 5 एंड नोड 6। तो ESI प्लस DIJ दैट इज नोड 5 का कितना है आपका? 9। नोड 5 का आपका है 9। देखो ESI अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और ड्यूरेशन इज 5, सो यू गॉट 14। एंड नोड 6 का अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम इज 16, ठीक है, प्लस ड्यूरेशन कितनी है? 4। तो 16 प्लस 4 20। दोनों में से ज्यादा कौन सा है? 20, सो हैव रिटन। अब हम लास्ट आते हैं नोड 9। नोड 9 को देख लीजिए आप। नोड 9 के 3 नोड्स हैं जहां से स्टार्टिंग नोड्स हैं। स्टार्टिंग नोड्स क्या है 9 के लिए? देखो एक तो 6 है, 6 से आ रहा है, एक 7 है स्ट्रेट और एक 8 है स्ट्रेट। तो हम तीनों का निकाल लेंगे। पहले हम 6 का देखते हैं। 6 का अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम इज 16 प्लस ड्यूरेशन 3, तो 16 प्लस 3 इज 19। अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ESI प्लस DIJ। तो नोड 6 के लिए क्या था? 16 प्लस 3 दैट इज 19। अब उसके बाद मैं 7 का दिखा रही हूं आपको, ठीक है। 7 का देख लीजिए। 7 का अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम इज 12 दैट इज ESI इज 12 प्लस ड्यूरेशन 12, तो 12 प्लस 12 इज 24, ठीक है। नोड 7 के लिए ESI कितनी थी? 12 प्लस ड्यूरेशन वॉज 12, 24। अब नोड 8 के लिए देख लेते हैं। अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम वॉज 20 प्लस ड्यूरेशन 8, सो 20 प्लस 8 28। ESI प्लस DIJ दैट इज 20 प्लस 8 28। तो तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है? ये यहाँ पे लिख लो मैक्सिमम। तो हम ये चूज करेंगे, ठीक है, फॉर नोड 9। देखिए मैंने लिखे। अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने देखो सबके लोअर सेगमेंट आपका क्या था? अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम मैंने सारे नोड्स के लिख लिए। अब हमें क्या करना है इसके बाद? नाउ वी वुड कैलकुलेट और डिटरमाइन नाउ सेकेंड पार्ट। देखिए अब मेरा क्या था, ये मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पे। सेकेंड पार्ट में था यू वर सपोज टू डिटरमाइन द लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, LC कहते हैं उसको, बैकवर्ड पास भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ ये कैसे करना है। ठीक है, इसमें देख लो, पहले फॉर्मूलाज वगैरह लिख लेते हैं। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम LCI एंड उसको अदर नेम है इसका बैकवर्ड पास। तो LC कैपिटल से I स्मॉल से इज इक्वल्स टू मिनिमम MIN ब्रैकेट में J, ठीक है। J स्टैंड्स फॉर एंडिंग एक्टिविटी, ब्रैकेट में LC कैपिटल से J स्मॉल से माइनस का साइन है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर प्लस था, फिर DIJ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। LCI का क्या मतलब होता है? लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ I एक्टिविटी। I एक्टिविटी आपकी क्या है? स्टार्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। मिनिमम, ठीक है, J है आपका मिनिमम ऑफ, ठीक है, J दैट इज एंडिंग एक्टिविटी, मिनिमम ऑफ, इसको देख लो, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ J आपका क्या है? दैट इज एंडिंग एक्टिविटी, एंड DIJ इज ऑफ कोर्स ड्यूरेशन, ठीक है। जस्ट राइट इट। अभी आपको और समझ में आएगा जब हम सॉल्व करेंगे इसे। अब सबसे पहले देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, एज इट इज बैकवर्ड पास, इसे हम बैकवर्ड पास कहते हैं। बैकवर्ड मतलब पीछे से। सो फॉर इट्स कैलकुलेशन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एंड और लास्ट नोड। भाई अब इसमें जब हम अर्लियर स्टार्ट टाइम कैलकुलेट कर रहे थे तो हम 1 से हमने स्टार्ट किया था, 1 से गए थे 2, 2 से 3, 3 से 4 नोड, 4 से 5, 5 से 6 नोड, 6 से 7, 7 से 8 एंड 8 से 9 नोड, ठीक है। इसमें अब हम क्या करेंगे? बैकवर्ड पास करेंगे, दैट इज 9 से हम उल्टा पीछे से चलेंगे, 9 से 8, 8 से 7 टिल 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर लास्ट नोड, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट थी, उसमें फॉर फर्स्ट नोड हमने 0 लिया था। इसमें देखो फॉर लास्ट नोड दैट इज नोड 9, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इज इक्वल्स टू अर्लियर स्टार्ट टाइम। तो अब ये देख लीजिए आप बहुत ध्यान से इसको। फॉर लास्ट नोड के लिए यहाँ पे पहले तो हम 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 से 8 पे जाएंगे, फिर 8 से 7, फिर 7 से 6, ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है लास्ट नोड के लिए एक इंपॉर्टेंट है, जो इसका अर्लियर स्टार्ट टाइम था, अर्लियर स्टार्ट टाइम नोड 9 के लिए 28 था, वो ही इसका लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम भी 28 ही
होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है फॉर लास्ट नोड दैट इज नोड 9 लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इज इक्वल्स टू अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, तो LCI इज इक्वल्स टू ESJ। ठीक है, देख लो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ J एक्टिविटी दैट इज एंडिंग एक्टिविटी, ठीक है, वो 28 था, तो वही सेम हो जाएगा इसका लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। ठीक है, देखो 28 मैंने ऊपर लिख भी दिया, वहां पे भी लिख दिया। अब हम आते हैं नोड 8 के लिए। अब हमें रिवर्स चलना है, बैकवर्ड चलना है, तो 9 के बाद क्या आया 8। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। नोड 8 में फॉर्मूला तुम पहले लिख लो LCJ माइनस DIJ। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये J और IJ का क्या मतलब है। J मैंने आपको बता दिया एंडिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, और I मीन्स स्टार्टिंग एक्टिविटी। तो LCJ मीन्स एंड नोड ऑफ नोड 8। ठीक है, अब नोड 8 की बात चल रही, नोड 8 का एंड नोड का है, मतलब ये नोड 8 है आपका, दिस इज योर नोड 8। नोड 8 एंड कहाँ हो रहा है 9 पे, तो नोड 8 के लिए एंड नोड क्या होगा नोड 9। ठीक है, तो नोड 9 का क्या मांग रहा है ये लेटेस्ट कंप्लीशन J दैट इज ऑफ नोड एंडिंग एक्टिविटी। तो एंड नोड 8 एंड कहाँ पे हो रही है नोड 9 पे, देख लो LCJ मीन्स एंड नोड ऑफ नोड 8, एंड नोड ऑफ नोड 8, नोड 8 यहाँ स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है 9 पे, ऑफ नोड 8 दैट इज नोड 9। सो हम यहाँ लिख सकते हैं LC 9, J का मतलब एंडिंग एक्टिविटी 9 माइनस DIJ, I मीन्स स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग क्या है आपका नोड 8 इटसेल्फ इज स्टार्टिंग और J इज 9। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया 8,9। ये एग्जाम में चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, बट समझने के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। अब देखो ये लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम की बात कर रहा है, ठीक है, लेटेस्ट नोड 8 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ 9 एक्टिविटी दैट सॉरी ऑफ 9th नोड। अब देखो नोड 8 के लिए एंड नोड इज नोड 9, नोड 9 का LCJ लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम आपने अभी अभी कैलकुलेट किया 28, तो 28 माइनस ड्यूरेशन कितनी है इसकी 8, तो 28 माइनस 8 दैट इज 20, यहां पे आ जाएगा 20 जस्सी। ठीक है, ये देख लो, फिर से मैं एक बार बता दे रही हूं आपको, नोड 8 का के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला इज LCJ माइनस DIJ। ठीक है, LCJ आपका क्या मतलब है लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, ठीक है, या लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ लास्ट या एंडिंग नोड। तो नोड 8 के लिए पहले तो एंड क्या नोड होगा नोड 8, ये इसका एंड कहाँ हो रहा है नोड 9 पे, तो नोड 9 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम देखना है, ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम नहीं, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऊपर वाला है 28 जो अभी आपने पीछे कैलकुलेट किया है। ठीक है, 28 है प्लस ड्यूरेशन, देख लो ड्यूरेशन क्या है 8, ठीक है भाई 80 तो है, 8 से 9 के बीच में 8 मंथ्स लग रहे हैं, तो 28 माइनस 8 है, इसके फॉर्मूले में माइनस है, तो यू विल गेट 20 मैंने ऊपर लिख दिया। फिर नोट 7 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखो नोट 7 ये है आपका, नोट 7 के लिए भी जस्ट राइट द फॉर्मूला LCJ माइनस DIJ। ठीक है, अब LCJ मीन्स नोट 7 कहाँ पे एंड हो रहा है, नोट 7 भी देखो 9 पे ही एंड हो रहा है, मतलब नोट 7 के लिए भी नोड 9 इज एंडिंग, सो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ नोड 9 अगेन 28 माइनस 12, 28 माइनस 12 इज 16, यहाँ पे मैंने ऊपर 16 लिखना है। ठीक है, ये देख लो, मैं दिखा भी दे रही हूँ आपको LCJ माइनस DIJ। ठीक है, इसमें LCJ क्या है, देखो नोड 7 कहाँ पे एंड हो रही है नोड 9 पे। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं LC यहाँ पे 9, देखो मैं आपको लिख के भी दिखा दे रही हूँ LC 9, DIJ मतलब I स्टार्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट 7 से हो रहा है और J फिर एंड कहाँ पे हो रहा है 9 पे। ठीक है, तो ये देख लो इसका लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ नोड 9 एज नोड 7 एंड्स ऑन नोड 9। ठीक है, हम ये क्यों ले रहे हैं लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ नोड 9, बिकॉज नोड 7 एंड कहाँ हो रहा है नोड 9 पे, दैट इज 28 माइनस ड्यूरेशन कितनी है 12, यू गॉट 16, और मैंने 16 यहाँ पे लिख भी दिया। नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव अहेड। नाउ वी विल मूव टू नोट 6। ठीक है, अब नोट 6 का बना लेते हैं। नोट 6 के लिए अगेन आपको ये देखना है कि इसके ये हमारी नोट 6, ठीक है, ये एंड कहाँ पे हो रही है। अब आप ये देखो नोट 6 के एंडिंग पॉइंट्स 2 हैं, पहला नोट 6 का एंड हो रहा है 8 पे और दूसरा नोट 6 एंड हो रहा है हमारा
9 पे, डैट मीन्स 2 एंडिंग पॉइंट्स हैं। अब आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले मैं 8 का ले रही हूँ, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम 8 का भी अभी मैंने पीछे कैलकुलेट किया 20, ठीक है। नाउ यू कैन सी ऑल्सो थ्योरी फॉर नोड 6 देयर आर 2 एंडिंग नोड्स, ठीक है। वी विल कैलकुलेट फॉर बोथ एंड चूज द मिनिमम वैल्यू, इसमें मिनिमम वैल्यू चूज करते हैं। तो अब देखो नोड 6 एंडिंग 8 पे जब हो रहा है, नोड 6 से एंड 8 पे हो रहा है, तो इसका लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, ठीक है, 20 - 4 ड्यूरेशन, ठीक है। ये देख लो 20 - 4, तो कितना आंसर है 16, ठीक है। अब इसके बाद ये लिखना चाहते हो तो जे मीन्स एंडिंग एक्टिविटी, वो 8 है, ठीक है, जिसका मैंने 20 लिया है। और डी आई जे ड्यूरेशन, तो हम नोड 6 की बात कर रहे हैं, तो आई 6 हो जाएगा और जे अगेन 8, तो 20 - 4 16 आया। अब नोड 6 एंड हो रहा है 9 पे भी, तो नोड 9 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इज 28 माइनस ड्यूरेशन दैट इज 3, ये देख लीजिए। नोड 6 इज ऑल्सो एंडिंग ऑन नोड 9, सो एल सी जे माइनस डी आई जे, जे अब 9 हो जाएगा, 6 की बात चल रही, 6,9, सो 28 - 3 इज 25। अब दोनों में से लीस्ट क्या है, 16 और 25 में कंपेयर कर लो, लीस्ट इज मिनिमम इज 16, सो हम कह सकते हैं नोड 6 के लिए 16, इसके ऊपर में हम लिख लेंगे 16, ये देख लीजिए। मिनिमम वैल्यू ऑफ अबव 2 इज 16 एंड 25 इज 16, ठीक है। तो ये नोड 6 के लिए 16 अगेन। नेक्स्ट लेट्स मूव टू नोड 5। अब ये है 6 के बाद नोड 5, नोड 5 कहाँ है, ये है नोड 5, ठीक है। नोड 5 अब देखिए एंड कहाँ पे हो रहा है, 8 पे ही सीधे जाके नोड 5 एंड हो रहा है सीधे 8 पे, तो इसमें हम ये कह सकते हैं इसका LCJ आपका क्या है 8, सो दैट इज 20 - 5 वुड गिव यू 15, यहाँ पे आएगा 15। एक बार चेक भी करा देते हैं आपको, जस्ट सी। नोड 5 एंड्स ऑन नोड 8, ये देख सकते हो आप, ये हमारा नोड 5 है, इसका एक ही एंड है दैट इज 8, LCJ माइनस DIJ, तो अब इसमें मैंने बाइफिकेशन नहीं लिखा, अब आपको आ गया होगा 20, ठीक है। ये देख लो 8 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इज 20 - 5 ड्यूरेशन, सो आई हैव गॉट 15, ठीक है 15। यहाँ पे ऊपर हम क्या लिख लेंगे 15, ओके। अब 5 के बाद रिवर्स चल रहे हैं, तो अब 5 के बाद नेक्स्ट पीछे का नंबर इज 4, नोड 4, ठीक है। नोड 4 देखिए आपका एंड कहाँ पे हो रहा है, नोड 6 पे भी हो रहा है और नोड 7 पे भी हो रहा है, तो दोनों का कैलकुलेट कर लोगे। नोड 4 एंड्स ऑन 2 दैट इज नोड 6 एंड नोड 7, तो जब मैं 6 को लेकर के चल रही हूँ तो LCJ माइनस DIJ, तो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ नोड 6, नोड 4 का एंड हो रहा है 6 पे, जब मैं नोड 6 को लेकर के चल रही हूँ तो नोड 6 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम क्या है, ऊपर वाला देखना 16, ठीक है, 16 है -6, ठीक है, तो दैट विल गिव यू 10, 16 - 6 10। अब नोड 4 एंड हो रहा है 7 पे भी, ठीक है, देख लो नोड 4 एंड्स ऑन नोड 7, तो LCJ लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ 7 इज 16 - 2 दैट इज, देख लो 16 - 2 14, दोनों में से मिनिमम कौन सा है 10, तो हम नोड 4 के लिए 10 चूज कर रहे हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है नोड 3, ठीक है, देखो 3, अब 3 एंड कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ क्या ये 4 पे भी हो रहा है, और 3 अगर देखा जाए तो एंड 6 पे भी हो रहा है, देख लो 3 पे से एक एरो 6 पे जा रहा है, यहाँ पे भी एंड हो रहा है, 3 4 पे भी एंड हो रहा है, तो अब हम दोनों का कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम 4 का लेकर के चल रहे हैं तो 4 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इज 10, 10 - 5 इज 5, और अगर हम 6 को लेकर के चले तो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इज 6, 16 - 3 इज 13, ठीक है, तो दोनों में से लीस्ट कौन सा है 5, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 5। जब आपका थोड़ा कमांड हो जाएगा ना तो आप ये वर्ड बाय वर्ड कैलकुलेशन कर लोगे और ज़्यादा आपको कॉपी भरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये देख सकते हो, मैं आपको दिखा दे रही हूँ यहाँ पे, देखिए नोड 3 की बात चल रही थी, नोड 3 एंड्स ऑन नोड 4 एंड 6, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये देख लो नोड 3 आपको एंड हो रहा है, 4 पे भी देखो एरो एंड हो रहा है और 6 पे भी एंड हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने नोड 4 का ले लो, चलो ठीक है। लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ नोड 4 ऊपर वाला 10 माइनस ड्यूरेशन 5, कितना आया 5। फिर नोड 6 की बात कर लो, नो बिकॉज नोड 3 इज एंडिंग ऑन नोड 6 ऑल्सो, तो नोड 6 में लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इज 16, LCJ 16 माइनस ड्यूरेशन 3 है, तो 16 - 3 इज 13, दोनों में से मिनिमम वैल्यू या लीस्ट वैल्यू कौन सी है 5, सो आई हैव रिटन हियर
5 एज यू कैन सी। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 के बाद नोड 2 पे। ठीक है, नोड 2 पे चलते हैं। नोड 2 का देख लीजिए। नोड 2 के लिए क्या कह रहा है? नोड 2 के लिए ये कह रहा है कि नोड 2 कहाँ पे एंड हो रहा है? एक 5 पे हो रहा है, एक 6 पे हो रहा है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले आप 5 को लेकर के चलते हो तो 5 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इज 15। 15 माइनस 7, देखो नोड 2 एंड्स ऑन 5 एंड नोड 6। ठीक है, तो पहले मैं 5 का लेके चली, तो 5 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इज 15। देखो मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे, 2 एंड हो रहा है 5 पे, तो 5 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऊपर वाला है 15। 15 माइनस 7, 7 इज ड्यूरेशन, 8 आया। फिर अगर मैं 6 पे देखो, 2 6 पे भी एंड हो रहा है, नोड 6 पे 6 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम है 16। 16 माइनस 3 इज 13, तो दोनों में से लीस्ट कौन सा है? 8। सो मिनिमम वैल्यू हम लिखेंगे 8 यहाँ पे। ठीक है, अब 2 के बाद हमारा लास्ट बचता है क्या? 1। 1 के लिए आप देखिए 1 एंड हो रहा है 2 पे भी, 1 एंड हो रहा है 3 पे भी एंड 1 एंड हो रहा है 4 पे भी, तो तीनों का वी विल सी। नोड 1 एंड्स ऑन नोड 3, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4। तो सबसे पहले नोड 2 का देख लेते हैं। नोड 1 नोड 2 पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो 2 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इज 8। 8 माइनस 2 दैट विल गिव यू 5। LCJ माइनस DIJ, ये लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इज 8 माइनस 2 इज 6। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे। 1 नोड 3 पे भी एंड हो रहा है, तो नोड 3 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इज 5 माइनस ड्यूरेशन 5 ऑल्सो, 5 माइनस 5 इज 0। नोड 3 हमने लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम लिया है जिसका J का, तो वो माइनस DIJ 5 माइनस 5 इज 0। एंड लास्ट देख लीजिए, अगर हम नोड 1 एंड हो रहा है नोड 4 पे भी, तो नोड 4 का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम अपर 10। ठीक है, 10 माइनस 4 इज 6 अगेन, तो इन तीनों में से लीस्ट कौन से? 0। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 0। ठीक है, अब ये हमारा ये चीज खत्म हो चुकी है। इतना अब ये आप देख सकते हैं, हर किसी का मैंने दोनों लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ये सारा कुछ कर लिया है। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट क्लियर। ठीक है, फिर इसका भी देख लो, इसका भी एंड ऑल। ठीक है, आई मीन नेक्स्ट वीडियो सब में मैंने अपर लोअर दोनों निकाल लिया है। इन नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू अहेड। ठीक है, अब पिछले वीडियो में वी कंप्लीटेड बोथ द पार्ट्स, दैट इज टू कैलकुलेट द फॉरवर्ड पास दैट वाज अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम एंड बैकवर्ड पास दैट वाज लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। अब हमारी हेडिंग है नाउ वी विल फाइंड द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में निकालना था, क्रिटिकल पाथ एंड और क्या निकालना था हमें? प्रोजेक्ट कंप्लीशन ड्यूरेशन, यही लिखा था क्वेश्चन में। इफ यू वांट आई कैन शो यू ऑल्सो। डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। अब हम ये निकालेंगे अपना क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। इसके लिए सबसे पहले क्रिटिकल पाथ, पहले प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम से पहले हमें क्या निकालना है? क्रिटिकल पाथ। तो कंडीशंस फॉर क्रिटिकल पाथ लिख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन है ESI इज इक्वल्स टू LCI, दैट इज अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ, दिस इज starting activity is equals to latest completion time of starting activity because I stands for starting activity. Second में earliest starting time of ending activity that is J is equals to latest completion time of ending activity. And last is duration is equals to duration that is जब आप earliest starting time में से J that is earliest starting time of ending activity minus earliest starting time of starting activity. ESJ माइनस ESI माइनस कर लोगे तो ड्यूरेशन आ जाएगा इज इक्वल्स टू लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी माइनस लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ड्यूरेशन आ जाएगी। ये 3 कंडीशंस आप एग्जाम में लिखेंगे, लेकिन अब अगर इसे इंडिविजुअली देखने जाओगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं एक शॉर्ट में आपको ट्रिक बता रही हूँ, ये 3 लिख लेना एग्जाम में एज इट इज़। अब आपको क्या करना है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये एक स्टेटमेंट इसके बाद लिख लो जो एग्जाम में नहीं लिख के आओगे, अपनी कॉपी में लिख लो समझने के लिए। Thus in short, in critical path, each and every node should have same or equal earliest starting completion time and latest completion time. अब देखो ESJ is equals to LCI, that is lower segment is equals to upper segment. हर नोड जिसमें अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट सेम होगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। ठीक है, ये लिख लीजिए आप, ये छोटी ट्रिक है, ये आप एग्जाम में आप पहले तीनों कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, फिर आप पाथ सीधे लिख सकते हो।
ठीक है, अब मैं आपको इसमें बता रही हूँ कैसे मेरी ट्रिक लगानी है आपको। देखो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। अब इसमें आप एक मेरे पास रेड पेन है, आप चाहें तो आपके पास जो भी कलर पेन है आप उससे देख लीजिए। सबसे पहले तो ये देख लो, ये 1 ऐसा नोड है, 1 से स्टार्ट करो। देखो अपर सेगमेंट दैट इज द अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, सॉरी अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम 0 इज इक्वल टू लोवेस्ट कंप्लीशन टाइम, दोनों सेम है। अपर एंड लोअर सेगमेंट, अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट सेम है। तो ठीक है, 1 हमारा पाथ में इंक्लूडेड है। ठीक है, 1 के बाद आप देखिए और कहाँ है, 1 के बाद 3 पे है। 3 पे देखो दोनों इक्वल है, 2 को नहीं कंसिडर करोगे, 2 में अपर एंड लोअर सेगमेंट इक्वल नहीं है, तो 3 में इक्वल है। तो बस कुछ नहीं करना है, एक आप लाइन खींचेंगे, वेट बहुत डिसेंट तरीके से, जस्ट आई ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, ये देखा आपने मैंने कैसे 1 से लेकर 3 तक थोड़ी सी थिक लाइन खींच ली है। ठीक है, अब इसके बाद देखो कहाँ पे सेम आ रहा है। अब देखो 2 पे तो सेम नहीं है, 4 पे सेम है, तो अगेन मैं 3 से लेके 4 तक इस लाइन को थोड़ा सा डार्कन कर लूंगी। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों सेम थे। अब इसके बाद 4 से देखो, 4 के बाद क्या आता है 5 कहाँ है हमारा, ये 5 है भाई, ये देखो इसमें तो सेम नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर देखो और कहाँ सेम है, जहाँ पे ये देखो 6 पे सेम है, दोनों अपर एंड लोअर सेगमेंट सेम है। तो अब मैं 4 से लाइन बनाऊंगी कहाँ तक, 6 तक, मतलब आई डार्कन। ठीक है, देखो सेम हो गया 6 तक। अब 6 के बाद देखो फिर कहाँ अपर एंड लोअर सेगमेंट सेम है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे कुछ बन भी नहीं सकता है। कहाँ पे है आप देख सकते हो, आई थिंक 8 पे है। ठीक है, तो 6 से मैं 8 पे बनाऊंगी, और फिर देखो 8 से 9 पे भी है, 9 से 28 दोनों सेम है। ठीक है, तो 6 से आई मूव टू 8, देन आई ड्रॉ अ लाइन टू 9 ऑल्सो। तो अब आपको ये आपका क्रिटिकल पाथ मिल गया। क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जिसके हर नोड पे, क्रिटिकल पाथ इज दैट पार्ट ऑन हुज एवरी नोड, हर नोड पे अपर एंड लोअर सेगमेंट आर सेम। ठीक है, देखो इस पे भी सेम था, 1 पे भी, 3 पे भी सेम था, 4 पे भी सेम है, 6 पे भी सेम है अपर एंड लोअर सेगमेंट, 8 पे भी सेम है, 9 पे भी सेम है। सो क्रिटिकल पाथ इज दैट पार्ट वेयर इट इज द अपर एंड लोअर सेगमेंट आर सेम एंड इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क। आप ये देख सकते हो लॉन्गेस्ट पार्ट है 1 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 8 एंड 8 से 9। बाकी सब में हमने कंसिडर क्यों नहीं किया है, क्योंकि उसमें अपर एंड लोअर सेगमेंट इक्वल नहीं है। अब ये हम लिखेंगे, लिखना कैसे है देखिए आप। इसके बाद ये मैंने इसी को ही लिख लिया है, दैट इज यू कैन से सो, ये इस स्टेटमेंट के बाद सो देखो 1 2 3 एरो है, 1 2 3, देन 3 2 4, 3 2 4, ठीक है, 4 2 6, 4 2 6, देन 6 से लेके 8 एंड 8 से 9, 6 to 8 एंड 8 to 9। ठीक है, अब इसमें हमें देखो एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। एक्टिविटीज 1 से लेके 3 तक कौन सी है, बी। तो अब मैं देखो कैसे लिख रही हूँ यहाँ पे, सो 1 से लेके 3 ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना के यहाँ लिख लो बी। अब देख लीजिए 3 से लेके 4 तक कौन सी एक्टिविटी है, डी। फ्रॉम 3 to 4 अगेन मेक अ कर्ली ब्रैकेट एंड राइट डी। 4 से लेके 6 तक कौन सी एक्टिविटी है हमारी, 4 से लेके 6 तक इज एच। ठीक है, 6 से लेके 8 तक कौन सा एक्टिविटी है, के। एंड 8 to 9 से कौन सा एक्टिविटी है, 8 से लेके 9 तक एन। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, यू कैन पुट अ एरो, मतलब पहले बी एक्टिविटी, फिर डी के बाद एच के बाद के एन, के के बाद एन एक्टिविटी आप करेंगे। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो अब मैंने ये बी डी एच के एन एन को बॉक्स में कर लिया है, क्योंकि ये मेरा क्या क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, ये आई हैव गॉट क्रिटिकल पाथ। अब हमें निकालना है क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में कुछ नहीं करना है, बी से लेके डी तक कितना टाइम लग रहा है देख लो, बी से डी तक। ठीक है, बी का आप इंडिविजुअली हर काम टाइम ले लेंगे। बी का टाइम कितना है 5 मंथ्स, डी का टाइम कितना है 5 मंथ्स, बस ये टाइम लिखते जाओ। ठीक है, यहाँ पे लिख लो छोटा छोटा 5 मंथ्स, प्लस डी में भी 5 मंथ्स लग रहे हैं। ठीक है, 5 मंथ्स। ठीक है, फिर एच में कितना टाइम लग रहा है, लेट्स सी 6 मंथ्स प्लस 6। ठीक है,
प्लस आप मंथ्स लिख सकते हो, मेरे में स्पेस कम है, ठीक है, आप अच्छे से करिएगा 6 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद एच के बाद कौन सा एक्टिविटी है मेरा, के के लिए कितना टाइम लग रहा है, 4 मंथ्स, तो 6 + 4, एंड लास्ट में एन एक्टिविटी के लिए हाउ मेनी मंथ्स, 8 मंथ्स, ठीक है। तो अब इसे हम क्या कर लेंगे, टोटल 8 मंथ्स, दैट मीन्स 5 + 5 + 6 + 4 + 8, 5 + 5 इज 10, ठीक है, 6 + 6 16 + 4 20, 20 + 8 28। क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन कितनी है, 28 मंथ्स, ड्यूरेशन मीन्स टाइम, आंसर भी है आपका। क्रिटिकल पाथ निकाल लिया मैंने, B to D, D to H, H to K, K to N, दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क, यू कैन सी, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन ड्यूरेशन कितनी है इसकी, 28 मंथ्स। तो ये हमारा बी पार्ट सॉल्व हो गया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, ठीक है, या इफ यू वांट दैट दिस शुड बी रिपीटेड अगेन, जस्ट कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन यू। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं एग्जाम का जब करवाऊंगी तो आपको दिखाई देगा, ये हर साल इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो प्लीज डोंट इग्नोर देम। और एक बार ऐसा हुआ है कि दोनों ही पर्ट एंड सीपीएम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे यूनिट 5 में, रिप्लेसमेंट कहीं नहीं था, कोई थ्योरी नहीं थी, तो वो भी आपको पता चल जाएगा, सो टेक इट वेरी सीरियसली। एंड आपको कोई भी डाउट हो रहा है, जस्ट कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन यू। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ बी पार्ट सॉल्व किया, नेक्स्ट डे वी विल सॉल्व द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट और है आपसे, इस क्वेश्चन को आप पहले तो अपने क्लास कॉपी में करिएगा, फिर अपने घर की कॉपी में भी शाम को ट्राई करिए, तब आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू।